आज पहले एक छोटी सी असाइनमेंट करते हैं, अपना नॉलेज टेस्ट करते हैं कि जो अभी तक हमने सीखा उसमें हमने कितना जो है वो ग्रेस्प किया है, कितना हमें क्लियर हुआ है। तो हमने इसका नाम दिया असाइनमेंट। पहले आपने कोशिश करना खुद करने की। तो कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, अब पहला आपके पास आ जाता है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बिल्कुल, तो कौन सी एक्टिविटी है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी, लो जी शॉर्ट लिख रहा हूं। इन्वेस्टिंग, कैश सेल एक्चुअली कौन सी होती है जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिंपल है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्योंकि पेटेंट है। परचेज ऑफ गुडविल, सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, पैसा रेज करते हैं ना हम इसके लिए, तभी तो हम अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं जब शेयर्स इशू करते हैं। तो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज पेड ऑन इश्यू ऑफ द शेयर्स, शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बस ये मैं आपके तभी मैं कहना चाहता, जो पुराना टाइम था AS3 कुछ और बोलता है और इंडिया S7 जो है वो कुछ और बोलता है। तो इसको मैं अब यही तो हमने बातें आगे डिस्कस करनी है। ट्रेजरी बिल्स, देखो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो मेरे किसके थ्रू, क्योंकि यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हम आपसे बात करेंगे। ट्रेजरी बिल्स बिल्कुल AS3 का चला है, 3 महीने से कम होना चाहिए। तो 3 महीने में कितने दिन हो गए? 90 डेज। 90 डेज से कम है, 89 डेज का ट्रेजरी बिल है। तो ये क्या बन जाएगा जी मेरा, किस डेफिनेशन में आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कॉल मनी, बिल्कुल जी कैश इक्विवेलेंट के बीच में होगा। कमर्शियल बिल्स, जी बिल्कुल ये भी तो क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है। अच्छा आज ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अच्छा तो ये तो अपने आप ही बोल रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, आएंगे तभी जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कौन सी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परचेज और सेल पे है। When is dividend received considered as operating activity? हाँ ओके, तो ये जी देखो कौन सा एंटरप्राइज? सिंपल है, जब कोई जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फाइनेंस से रिलेटेड है, तो जो भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज होगा ना, फाइनेंशियल एंटरप्राइज, उसके हाथ में जो भी डिविडेंड रिसीव होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, बाकियों के लिए नहीं होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा जी हमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कहते हैं आइडेंटिफाई द आइटम नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ द कैश। अच्छा हमें चूज करना है। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लॉन्ग टर्म नहीं, नेचुरली ये तो इसमें तो इनफ्लो हो रहा है। गुडविल रिटर्न ऑफ, नहीं हो रहा है जी, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, ये तो नहीं आया। अच्छा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अच्छा फिक्स एसेट ली और शेयर उसके बदले में इशू ऑफ द शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में गए पैसा जमा कराया, देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो। हमने आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में भी कहा था। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया, तो हमने क्या किया? कैश बैंक भैया के पास गए थे और कहा था कि
मेरे लिए अलग से अकाउंट ओपन कर दो, तो उसको ना तो इनफ्लो बोलते हैं ना आउटफ्लो होते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अच्छा जी सेम कैटेगरी है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्कुल इसी कैटेगरी है, ना तो फ्लो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। कल का जो हम पिछले लेक्चर में जब हमने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट मेथड बनाया, फिर हमने सेकंड मेथड बनाया, फिर हमने बहुत सारी आइटम्स लर्न करी, तो वहां पे हमारे पास ये था डेप्रिसिएशन था। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट है, ओके, तो ये भी इसी कैटेगरी में। इसका मतलब हुआ ये सारी की सारी जो है बी से लेकर के जी कैटेगरी इसी में आ रही है, ना तो इसमें इनफ्लो हो रहा है ना इसमें आउटफ्लो हो रहा है। ये मैंने आपको हिंट दिया आगे बढ़ने से पहले कि आप अपनी बुक्स में से या कहीं से भी आप ये जो आइटम्स हैं इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि अब ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। और अब मैं आपके साथ आज जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं वो शेयर करने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, जिसकी वजह से आप फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन भी आपका आज हम खत्म करेंगे कि जो AS3 था और इंडिया S7 में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। जो हमने आपसे पहले कहा था कि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ 99% एज इट इज है, सिर्फ 1% का जो है वो चेंज होगा। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। सो टॉपिक इज ऐसा लिख देता हूं, AS3 वर्सेस इंडिया S7। ठीक है जी। अब हमने AS3 से डिस्कशन शुरू करी थी और अब हम इंडिया S7 की तरफ को जा रहे हैं। तो इंडिया S7 के लिए पहले हमें कुछ हिस्ट्री पता चल चुकी है, अब हम कुछ और हिस्ट्री जो है इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए ये हम यहां पे ये ओके। अब देखिए हमारे पास जो पहला डिफरेंस है वो तो किस चीज का डिफरेंस है, वो तो हेडिंग का ही डिफरेंस हो गया। हेडिंग का डिफरेंस होगा। कैसे हेडिंग का डिफरेंस हुआ? देखिए AS3 उसको क्या बोलता है, उसका नाम क्या रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। और इंडिया S7 उसको क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बहुत सारे आइटम्स मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस नहीं है तो सिर्फ नाम ही बदला गया है, इसका हेडिंग बदल दिया है। ओके, अच्छा दूसरा जो हमारे पास है डिफरेंस आ रहा है वो है दैट इज मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा शॉर्ट कर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपसे ये बात डिस्कस करी थी। AS3 में हम क्या करते हैं कि बैंक बोरोइंग्स करते हैं, और बैंक बोरोइंग्स को जनरली हम क्या कंसीडर करते थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते थे। लेकिन जब से इंडिया 7 आया है उसने क्या किया कि ऐसा इसको पहले किसको ये लिख देता हूं आपको, बैंक ओवर ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी बोल लीजिए। AS3 में ये आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, लेकिन अब इंडिया 7 ने इसको बोला कि इफ द बैंक ओवरड्राफ्ट इज रीपेबल ऑन डिमांड, तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो ये चेंज हो जाएगा। पहले ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब ये किसका पार्ट बन गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं
थर्ड डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पे मेरे पास कैश है, मान लो 1 जनवरी 2021 को, और ये है मेरा 31 दिसंबर 21 को। मेरे पास यहां पे जो कैश है इस डेट को वो 5000 है और यहां पे 4000 है। यहां पे मेरे पास बैंक बैलेंस जो है वो 8000 है और यहां पे जो बैलेंस है वो 19000 है। उसी तरह से मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 10000 है और यहां पे भी मेरे पास 10000 है। तो ये मेरा हो गया 23,000 और ये हो गया मेरा 33,000। ओके, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, तो हम क्या करते थे कि पहले जो रीजन फाइंड आउट करते थे कि ये जो 10,000 का जो डिफरेंस आया, इसको हम क्या करते थे 3 कैटेगरी में बांट देते थे। उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी क्या होगी। तो अब जो हमारा इंडिया 7 क्या बोलता है, कहता आपने ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखने कि बच्चा कैश में जो 1000 का डिफरेंस है, ये यहां पे 11,000 का डिफरेंस, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, वो कहता है कि अब इंडिया 7 बोलता है कि जब भी आपने डिफरेंसेस देखने हैं तो वो कलेक्टिव डिफरेंसेस देखने हैं, इंडिविजुअल नहीं देखने। आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखने, आपने ये देखना कि 23 और 33 का बीच का जो डिफरेंस है और कैसे हुआ, उसके जो है आपने रीजंस लेने हैं और रीजंस को किस में डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर होगी जी बात यहां भी? ये लो जी, तो यहां पे कंसोलिडेशन चलेगी, इंडिविजुअल नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात आपसे यहां पे शेयर करता हूं। कई बार क्या हुआ कि डिस्प्यूट था किसके लिए, प्रॉपर्टी बिल्ट फॉर लेट आउट, ये क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने ऐसे करता हूं, एक प्रॉपर्टी परचेज करी या बनाई या परचेज करी, वट एवर इट इज। ये मिस्टर एक्स है, इसने ये प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करी और परचेज करके इसका जो मेन मोटिव है वो मोटिव है उसका लेट आउट करना, यानी कि किराए पे देना। तो जब लेट आउट करेगा तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, रेंट। रेंट क्या होगा उसका, बोलो, रेंट जो है उसका इनफ्लो है। अब क्या हुआ, जब उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी तब तो ये आउटफ्लो हो गया, जब उसको रेंट आया तो ये इनफ्लो हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर सेल, यानी कि प्रॉपर्टी बनाई लेकिन किसके लिए, बेचने के लिए बनाई, तो क्या होगा, जब सेल करेगा तो दोबारा से क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो हमारा इस एक्टिविटी के लिए जो इंडेस 7 है वो कहता है कि दिस एक्टिविटी इज टू बी ट्रीटेड हियर एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अदरवाइज हम क्या करते हैं जी, प्रॉपर्टी खरीदी किसके लिए, तो कौन सी एक्टिविटी हुई कि जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो AS3 में ये डिस्प्यूट रहता था, तो इस डिस्प्यूट को इंडिया एस में खत्म कर दिया गया कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई, आपके द्वारा कोई ऐसी एसेट खरीदी गई और फिर उस एसेट को आप रेंट पे दे देते हैं और फिर बाद में उसको सेल कर देते हैं और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो इंडिया 7 के द्वारा उसकी जो क्लासिफिकेशन है कैश फ्लो फ्रॉम सच एक्टिविटी में, पेमेंट टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग द एसेट्स, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इन सबको हम किस एक्टिविटी में लेंगे जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेंगे। तो ये बात भी क्लियर होगी जी आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था आपका ये वाला। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं
तो कई बार क्या होगी कि जो एंटिटी है वो क्या करती है, सिक्योरिटीज को होल्ड करती है। एंटिटीज होल्ड सिक्योरिटीज। जैसे मान लीजिए कि ये ABC लिमिटेड है और ABC लिमिटेड के द्वारा ये मान लीजिए ए शेयर्स उसने सर्टेन पीरियड के लिए रख लिए। यहां पे उसने क्या किया, B लिमिटेड के द्वारा कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखे हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। तो इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो इंड AS 7 क्या बोलता है कि ये वाली एक्टिविटी भी क्या मानी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। ये भी बात क्लियर होगी जी अब आपके पास। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वन में मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि AS3 ने एक बात करी, उसने एक टर्म AS3 में बता देता हूं आपको। AS3 के द्वारा जब भी आप सब्सिडरी, जो सब्सिडरी कंपनीज होती है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, वो क्या करती है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जिसके पास किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये XYZ है, इसने ABC के 80% शेयर जो है वो इसने खरीद रखे हैं, 20% किसी और ने खरीद रखे हैं। तो ABC जो है उसकी सब्सिडरी होगी और XYZ उसकी होल्डिंग कंपनी होगी। इस तरह से XYZ के डिफरेंट कंट्रीज में कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर किसी में 60% शेयर है, किसी में 75% शेयर है, लेकिन 50% से ज्यादा है, 50% से कम नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी कंपनी। ये जो सब्सिडरी कंपनीज हैं ये डिफरेंट कंट्रीज में हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि ये जो कंट्री है वो इंग्लैंड में है, ये वाली कंपनी जो है वो इंडिया में है, ये वाली कंपनी जो है वो चाइना में है, और ये जो है USA बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपको पता है होल्डिंग कंपनी की जो है, अभी हम आगे भी बात करेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। इसमें क्या हुआ कि जो AS3 था वो क्या करता था कि जब भी ये स्टेटमेंट बनाता था, तो क्योंकि फॉरेन की करेंसी है तो वहां पे यूज करते थे टर्म रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग करेंसी है इसको क्या बोलते हैं। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब होता है कि जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये किसमें था जी, AS। लेकिन इंड AS 7 ने इस टर्म को जो है चेंज कर दिया। उसने रिपोर्टिंग करेंसी की जगह लिख दिया फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी। अब फंक्शनल करेंसी कौन सी होती है, वो करेंसी जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है। अब आप ये भी नहीं समझ, यानी कि सिंपल सी बात बोलूं कि जिस नेशन में कंपनी सिचुएटेड है उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल करेंसी। और जिस, अब मान लीजिए कि ये अमेरिका है, ये इंडिया का रुपए और यहां पे डॉलर। अगर ये कंपनी, अब मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट बना रहा है तो किस में बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि इंडिया में तो रुपए में बनी है, ये अपना डॉलर में बनाएगा। तो रिपोर्टिंग करेंसी क्या हुई, जिस करेंसी में बैलेंस शीट बनेगी, तो ये उसको बोलते थे रिपोर्टिंग करेंसी। और फंक्शनल करेंसी हुई जिस कंट्री में वो बिजनेस रन कर रहा है, उसी करेंसी में अगर आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं। तो कहता है जब आपने फॉरेन करेंसी की बात आएगी, फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, जो एक्सचेंज रेट की बात आएगी, तो AS3 में जहां पे पहले रिपोर्टिंग करेंसी होती थी, अब वो रिपोर्टिंग नहीं होगी, वो फंक्शनल। तो फंक्शनल करेंसी मतलब जिस कंपनी में, नेशनल करेंसी ऑफ दैट कंट्री इन विच द कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यहां पे क्या है, AS3 जो था वो फॉरेन सब्सिडरीज से, या होल्डिंग एंड सब्सिडरी की बात कर रहा हूं, जो AS3 था वो कभी वो डील नहीं किया फ्रॉम द फॉरेन सब्सिडरीज के थे। लेकिन इंडिया 7 के द्वारा जितनी भी ट्रांजैक्शन में कैश फ्लो फॉरेन सब्सिडरी से होता है उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, कैश flows arising from foreign subsidiaries। तो यहां कंसीडर नहीं होता था, अब यहां कंसीडर कर लिया जाएगा। ओके, अब जब यहां पे बात हो रही है तो मैं एक और बात आपसे डिस्कस कर देता हूं। यहां पे दोनों के केस में, यानी कि ये अब मैं इकट्ठा ही कर रहा हूं, इंडिया 7 में क्या हुआ बताऊंगा आपको। कहता कैश फ्लो अगर चेंज इन ऑनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी शैल बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं अब आपसे बात डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये अब मेरे पास XYZ कंपनी है, ठीक है, और XYZ जो है वो कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। अब आपको पता है होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं। ये मेरे पास एक ABC कंपनी है, ABC लिमिटेड है। ABC XYZ के पास ABC की 75% होल्डिंग है। बात क्लियर होगी जी। अब मान लीजिए कि XYZ के द्वारा ये जो 75% में से 5% होल्डिंग को उसने सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो इससे क्या हुआ, मेरा कैश फ्लो हुआ। कैश आया कि नहीं आया। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या अब ऑनरशिप में चेंज हुआ? नहीं सर, ऑनरशिप में तो चेंज तब होता है जब 50% से कम हो जाता है। अगर अब इसके पास कितना रह गया, 70%, तो 70% से ऑनर तो नहीं चेंज हो गया, नहीं हुआ ना ऑनर चेंज। तो जो होल्डिंग बेच के कैश आया, उस कैश फ्लो को कौन सी एक्टिविटी में लिया जाए, उसको लिया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट इज टेकन हियर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये मेरे पास, अब ये इंडिया 7 बोल रहा है, XYZ है, और यहां पे ABC लिमिटेड है, इसके पास 55% शेयर, 54% शेयर। तो ये होल्डिंग हो गई और ये आपकी सब्सिडरी, ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी कंपनी। मान लीजिए अब इसने 5% शेयर जो है वो उसका सेल कर दिया। सेल कर दिया तो अब क्या हो गया, 49% रह गया। अब जब 49% रह गया तो ऑनरशिप बदल गई, अब ये होल्डिंग कंपनी नहीं रहेगी। अगर नहीं रही उसको हम कौन सी एक्टिविटी में लेंगे, उसको लेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो डिफरेंस क्या आ गया, कहता है जब कैश फ्लो अराइज होता है और जिसकी वजह से ऑनरशिप का इंटरेस्ट भी अगर चेंज हो जाए तो उस केस में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। अगर आप होल्डिंग को बेच रहे हैं लेकिन अगर आपकी ऑनरशिप में कोई चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुझे लगता है ये भी अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, एक और आइटम मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। AS3 में क्या होता था, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती थी, वट एवर इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो हम उसको क्या करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज द केस में भी। वो डिपेंड करता था कि कौन सी नेचर के आइटम है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में लेना है। लेकिन इंडिया 1 ने इसको प्रेजेंट कर लिया है, इसलिए जो इंडिया 7 है वो इसके साथ अब प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के साथ डील नहीं करता। ये भी बात अब आपको मेरे को लगता है कि क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी सी बात अब हम आपके साथ और कर देते हैं कि इसका जो AS3 है, AS3 ये क्या करता था, इसका कोई डिस्क्लोजर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था।
लेकिन इंड AS 7 जो है वो रिक्वायर्स मोर डिस्क्लोजर्स, अच्छा, अब उसके बाद हम एक और बात आपसे कर देते हैं, नेट ऑफ अब इंड AS में आप नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं जहां आपको जरूरत हो कि अब ये तो बल्कि हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी आप सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कहता है सेल और परचेज को आप क्या करिए, अलग से दिखाइए। डिस्क्लोजर, अब मान लीजिए कि मेरे पास बायर और सेलर है, मैंने किसी 100 रुपए देने हैं और 50 लेने हैं, तो मैं बोलता हूं नेट इफेक्ट है यार 50 रुपए ही दे दो। ये क्या करते थे हम AS 3 में, लेकिन इंड AS 7 क्या बोलता है, प्लीज शो इट सेपरेटली, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्क्लोजर्स करने हैं, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं अब आपसे बात करता हूं, टैक्सेस ऑन इनकम। देखिए, इसको आप जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टैक्स जो है वो इन्वेस्टिंग का है, ये टैक्स जो है वो ऑपरेटिंग का है, ये टैक्स जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप बाइफर्केट करके उसको ले जाइएगा जहां की जरूरत, जहां पे होगा। लेकिन अगर बाय द वे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी, अगर आप नहीं कर सकते तो आपने उसको सीधे कहां ले जाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप इनको पढ़ने के बाद भी आपको जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां आइडेंटिफाई हो गया कि अच्छा ये तो एसेट बेच करके मुझे मिला है, तो एसेट का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका शेयर्स के ऊपर है तो वो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। तो अलग अलग, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते तो फिर वो आप कहां ले जाएंगे, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद अब मैं इंड AS 7 ने स्पेस, चलो यहां पे इंड AS 7 ने एक नई डेफिनेशंस दी हैं कैश फ्लोज की, जिसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसने बोला, इंड AS 7 ने डिफाइन किया। कौन कौन सी, एक है कैश पेमेंट टू द ऑनर्स टू अक्वायर और रिडीम एंटिटी शेयर्स, ठीक है, एक है मेरी ये, दूसरी है मेरी कैश रिसीट फ्रॉम मॉर्टगेज और कैश पेमेंट्स मेड बाय लेसी, जिसमें वो अपनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है इन फाइनेंस लीज। तो ये एक नई डेफिनेशन आपके पास यहां से आ जाएगी। तो ये नई डेफिनेशन किसने दी आपको, इंड AS 7 के द्वारा जो है वो इसको डिफाइन करने की कोशिश करी। तो आई होप कि अब आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी क्लियर हो गए, और इंड AS 3 भी क्लियर हो गया। अब इंड AS 7 की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस है वो मैंने पहले भी आपसे इनकॉर्पोरेट करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ एक आपके जो डिफरेंसेस हैं उसके साथ अगर हम जो क्वेश्चन है वो कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो इंड AS 7 के बेस के ऊपर करेंगे, और जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, और अब आप फिर और शक्तिशाली बन जाएंगे। और कैश फ्लो के स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आप स्पेयर नहीं करेंगे, उसको इजीली जो है वो सॉल्व करेंगे। अब लगता है मुझे कि आप रोट लर्निंग नहीं कर रहे होंगे, अब आप क्रैमिंग नहीं कर रहे होंगे, रट्टा नहीं लगा रहे होंगे, अब आप कंसेप्ट को जो है समझ करके न्यूमेरिकल के में बाल की खाल निकाल करके आप कोशिश कर रहे होंगे कि इसमें कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो नहीं होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो तभी। सो दिस वाज AS 3 वर्सेस इंड AS 7। सो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो डिस्कशन के बाद हम अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये मेरे पास कैश पूल है, जो भी कैश जाता है और आता है वो इसी पूल में होता है। अब हमारे पास जो पूल है, दो बातें थी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो इनफ्लो ऑफ कैश कहां से आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कब होगी, जब कैश रिसीट्स यानी कि रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर जाएगा एक्सपेंडिचर को, जो कि अब हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, यहीं से करते हैं ना।
और उसके बाद हमारी उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो दोनों मेथड से हमने कैलकुलेट करी। और देखिए इनफ्लो ऑफ कैश कहां आ जाएगा, इसी पूल में आ जाएगा, इसी तालाब में आ जाएगा। अच्छा, इस तालाब से आउटफ्लो ऑफ कैश अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होगा तो कब होगा, वो तब होगा अगर कैश एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस जो हैं वो रिसीट से एक्सीड कर जाएंगे, रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएंगे। जब एक्सीड कर जाएंगे तो हमें वो पैसा जो है वो ड्रेन हो जाएगा, किसमें से, इस कैश पूल से। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, मैं उल्टा आज अब मैं जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं आपके साथ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कैसे होगा, जब हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, प्लांट को सेल करेंगे, मशीनरी को सेल करेंगे, जो अपने डेट इशू किए तो उनको हम सेल करेंगे, इक्विटी सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, किसको, दूसरी एंटिटीज को, तो हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ लोन्स, अगर लोन इकट्ठा करेंगे तो वो पैसा भी हमारे पास कहां आ जाएगा, इसी तालाब में आ जाएगा, कैश वाले तालाब, कैश रिसोर्सेस, कैश पूल जिसको हम बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें से हमारा पैसा जो है वो जाता कैसे है, जैसे हम अब तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्लांट परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, उसके बाद अगर हम डेट परचेज करते हैं, इक्विटीज परचेज करते हैं, तो हमारा पैसा चला जाएगा। दूसरी एंटिटीज के हम डेट खरीद रहे हैं तो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन्स टू अदर एंटिटीज। तो इन एक्टिविटी के लिए भी पैसा कहां से आएगा, इसी रिसोर्सेज से आएगा, और ये रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे कैश को ड्रेन कर देंगे। यहां से पैसा टपक रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आप आ जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इशुएंस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, इशुएंस ऑफ डेट्स, ये सिंबॉलिक बातें की है मैंने आपको जस्ट एक कंसेप्ट की बात करने के लिए, और इससे भी हमारा कैश क्या होता है, इनफ्लो हो रहा है। अगर आउटफ्लो ऑफ कैश है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो क्या करेंगे हम, जो डेट है जब हम उसको रिडीम करते हैं, जब हम रिक्विजिशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, जैसे बाईबैक ऑफ द शेयर्स है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा ड्रेन हो जाएगा। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऊपर वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, इससे मेरा इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, ये देखिए इनफ्लो ऑफ कैश। और ये नीचे वाली एक्टिविटीज हैं उनमें मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। और ये सारा किसमें से जा रहा है, कैश रिसोर्सेज से जा रहा है, कैश पूल से आ रहा है। मुझे एक कैश पूल बनाना है, बस इसी के इनफ्लो और आउटफ्लो को हम क्या बोलते हैं जी, जो इंडिया 7 में बोला है उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और कैश फ्लोज, कैश क्या होता है वो भी आपको पता है। तो अगर मैं उल्टा चलूं तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने बिजनेस को क्या किया, फाइनेंस किया, फाइनेंस करके मैंने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी, फिर मैंने फैक्ट्री लगाई, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, इस तरह से। और उसके बाद मैंने उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, अपना काम धंधा शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे रेवेन्यू सेल से आएगा, एक्सपेंडिचर उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मेरे पास जो है जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए वो मुझे इनकर करने पड़ेंगे। अगर एक्सेस हो गया तो मेरा इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो जो अभी तक हमने पढ़ा था वो इस फॉर्मेट से शायद अब आपको ब्रॉडर वे में क्लियर हो गया होगा कि अल्टीमेटली है क्या चीज है ये, कि हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यों पढ़ना चाहते हैं और इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो कैसे काम करता है। बस इसको माइंड में रखिएगा, और न्यूमेरिकल जो भी हम अब आगे फर्दर जो है वो जो बात करेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन करेंगे, बस उसको आप इस टेबल को अपने माइंड में रखिए कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है, और मेरा जो कैश रिसोर्सेज हैं, जो कैश पूल है, वो सारा पैसा जो वो कहां से जाता है। बस इसी का इनफ्लो और आउटफ्लो की जो फ्लक्चुएशंस हैं उसी को तो हमने मेजर करना है। तभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मान लीजिए कि प्रॉफिट और कैश में फर्क होता है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक पेपर का प्रॉफिट है, लेकिन कैश की जो पोजीशन है, जो एक्चुअल में कैश पोजीशन, जो एक्चुअल लिक्विड पोजीशन है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने होते हैं। तो चाहे मेरी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है, चाहे मुझे पैसे का रेज करना है, मुझे कौन से रिसोर्सेज से पैसा रेज करना है, ये जो सारे के सारे डिसीजन है, ये डिसीजन हम प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं लेते, ये डिसीजन हम किससे लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इस तरह से ये हमारी जो अपना फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स का ये भी एक पार्ट है। जैसे हमने कहा था आपको कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो,
मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने AS3 पढ़ा है। अब जो नया कंसेप्ट आ गया है वो इंड AS7 आ गया है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अब हमें ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी कहां से, क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए जो इनपुट्स होंगे या एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वहां पे कैसे कैसे अवेलेबिलिटी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये बनता कैसे है अपना जो प्रैक्टिकली। तो दिस इज आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन कौन से, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आपके पास होगी उससे भी बन सकता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये दोनों भी दी जा सकती हैं। फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में कुछ आपके पास सम एडिशनल डिटेल्स में आल्सो भी अवेलेबल, एडिशनल डिटेल्स। तो अब आप और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अब डिटेल्स हमें पता है। तो देखिए अब मैं ऐसा करता हूं आपको कि जो हमने ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी वो अब यहां पे कैसी नजर आती हैं। तो आपको नया फॉर्मेट भी पता है बैलेंस शीट का, तो ऐसा करता हूं कि जो पुराना फॉर्मेट है ना उसी को फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपके पास होगा प्रॉफिट एंड, पुराने उससे चलता हूं आपसे, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको जस्ट मैं समझाने के लिए जो है ये बता रहा हूं। देखो ये आप क्या करते थे डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड थी, यहां क्या होती थी जी इनकम, ठीक है। और यहां पे अब हमारे पास एक्सपेंडिचर, और फिर बीच में आपके ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। तो इन दोनों के बीच ये यहां तक हम कैसे पहुंचे, तो सारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बता लेता हूं आपको, क्योंकि अब आपको ढूंढना आसान हो जाएगा ना कि कहां कहां, क्योंकि ये आउटपुट इसका है। तो यहां से आपको कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा टोटल हो गया, वैसे ही होता है ना। अच्छा बैलेंस शीट को भी मैं पुराने फॉर्मेट में ही आपको बता रहा हूं, बस अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। हाँ टर्म में हो सकता है कि नई वाली की यूज कर लूं आपके साथ, ये लीजिए। अच्छा यहां पे क्या है जी, मेरी कैपिटल, और कैपिटल के साथ अब मैं लिख रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटीज, थोड़ा थोड़ा टच उसका दे रहा हूं। ये दोनों जो हैं अगर मैं इसको एक बॉक्स में डाल दूं तो ये कौन सी एक्टिविटी की खबर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये मिलेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां से क्या मिला था जी आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा अब इधर आपके पास क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। तो आप बोलेंगे जी करंट भी पड़ा है, कोई बात नहीं अभी चिंता ना करो, ये नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल लिया मैंने ना। अच्छा अब जो मेरी नॉन करंट एसेट्स हैं उसको भी मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। अब आपको पता है फाइनल अकाउंट्स, अगर किसी ने फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है तो कैश फ्लो नहीं बना सकता, तो आप पीछे वाले लेक्चर जो है वो देख सकते हैं जाकर के। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक
ठीक है जी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई। अच्छा, अब क्या बच गया जी मेरे पास यहां पे बच गया हाँ करंट लाइबिलिटीज। और यहां क्या बच गया मेरे पास, करंट एसेट्स, दोनों बच गए। अच्छा, हम क्या करते हैं, आपको पता है कि आपने पढ़ा है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और वहां पे आपका जो फॉर्मेट था वहां क्या था, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या चेंज इन करंट एसेट्स एंड चेंज इन करंट लाइबिलिटीज की बात आई थी ना, याद कर लो आप। कहां था, टैली एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी हमने एडजस्टमेंट्स करी थी। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज जो है उससे हमें क्या मिलता है सर, उससे मिलता है, हमने पढ़ा हुआ है और फॉर्मेट भी हमें पता है, और ये इससे मिलती है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लो जी, अब आपके पास क्या हो गया, आसान हो गया ना। अब आप अगर बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में, तो आपको इसकी भी नॉलेज है कहां है, इसकी भी नॉलेज है कि ये कौन सा देगा, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो ये देगा। लो जी, ये भी बैलेंस शीट का टोटल हो गया, सारी एक्टिविटीज को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये नॉन करंट, करंट एसेट्स, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको पता है, चाहे आपके रिजर्व हैं, सरप्लसेस हैं, शेयर्स हैं, शेयर्स आपके कैपिटल में आ गए, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन है, ये सारी बातें यहां पे आ गई। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास आपके पास फिक्स एसेट्स आ गई, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ये सारी आ गई। यहां मेरी इनकम, रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंडिचर, ये। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कहां से मिलेगी, एक तो यहां से मिलेगी, एक यहां से मिलेगी, दो सोर्स मिल गए। फाइनेंशियल एक्टिविटी कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। लो जी, आसान हो गया। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे ही बनेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और न्यूमेरिकल जो आपको होगा वो क्या होगा, इसी फॉर्मेट में होगा, या तो ये अवेलेबल होगा या ये अवेलेबल होगा। क्या होगा, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट अवेलेबल होगी या क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ये दोनों बैलेंस शीट आपको दे रखी हो, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा होगा, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो कोई भी फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको अब ये ढूंढना आसान हो जाएगा कि कौन सी आइटम जो है वो कहां पे छिपी हुई है, और जो एडिशनल डिटेल है वो नेचुरली या तो इससे रिलेटेड होगी या इससे रिलेटेड होगी या इससे रिलेटेड होगी। अब तो मुझे लगता है कि अब आपको हमने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ को बढ़ा दिया है कि अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।